आगे बढ़ते हैं और होने दो। ओके, परफेक्ट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन। आज पहले तो हम थोड़ा डेटा टाइप समझते हैं। डेटा टाइप के बाद एक जो छोटे कंसेप्ट बताने हैं वो, फिर हम ऑपरेटर्स और उनसे रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है वो देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल आइडेंटिफायर हमने देख लिया है, कॉन्स्टेंट्स हमने देख लिए हैं। कल डेटा टाइप भी हमने देखा। जनरली डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, किस टाइप का डेटा हमको स्टोर करना है। ठीक है, तीन कैटेगरीज में ऐसे तो बटा होता है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, बुलियन भी एक डेटा टाइप है जो आप मतलब बता रहे हो ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, बस ये दो ही वैल्यू रखता है। ठीक है, बट जनरली हम उसको डेटा टाइप में कैटेगराइज अभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि इसके बहुत सारे टाइप्स है और बुलियन एक सिंगल डेटा टाइप होता है। इसको हम बूल लिख देते हैं, बूल ए। लेट्स से यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ बुलियन, ठीक है, तो वो बूल ए लिखेंगे तो वो सिर्फ या तो 0 या 1 लेगा या 2 या फॉल्स लेगा। ठीक है, ओके। तो कैरेक्टर जो है वो तो एक ही होता है, CHAR, कैर। साइंड अनसाइंड में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका जो साइज होता है दैट इज 128 टू, अच्छा साइंड कैरेक्टर इज डिफरेंट। साइंड कैरेक्टर इज -128 टू 127 साइंड। ओके, और अनसाइंड कैरेक्टर होता है 0 से 255। ये साइंड, ये अनसाइंड। ठीक है, साइन मतलब वही, वो नेगेटिव से जाता है पॉजिटिव तक, और ये सिर्फ 0 से पॉजिटिव वैल्यूज को लेता है। अभी के लिए इतना ही समझना है। अब इंटीजर पे आते हैं तो इंटीजर होता है, शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है। एक इंटीजर होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। डिफरेंस कहाँ होता है, इनके साइज में, इनके स्टोरेज में। ठीक है, अगर आपको ये 158955342 1 इतना बड़ा नंबर स्टोर करना है तो ये इंटीजर एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है बस इंटीजर का जान लीजिए। अगेन ये साइन अनसाइन दोनों होते हैं, मैं साइन बता रहा हूँ माइनस से प्लस में। तो इसका होता है -327768 से 32767 तक। ठीक है, हाँ ये इंटीजर का है, वो भी साइन। यस, वहीं अगर अनसाइंड की बात करूं तो ये 0 से 65535 इतना होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा वैल्यू रख रहा है। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है इसलिए ये जस्ट इसका आधा होगा, समझ लो। ठीक है, तो अगर मैं 34505 INT में स्टोर कराऊंगा तो वो स्टोर होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये साइंड इंटीजर मैंने लिया है तो वो नहीं होगा, उसके लिए मुझको अलग से अनसाइंड लिखना पड़ेगा जिसमें ये वाला चीज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका अपने को ज्यादा यूज नहीं होता है बट ये थियोरेटिकल वे में पूछता है आप लोगों से। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि रेंज ही पूछ देता है कि बताओ अनसाइंड का रेंज क्या होगा, ऐसा। ठीक है, तो सिर्फ इंटीजर का याद रखिए, कैरेक्टर का याद रखिए। ठीक है, ये अनसाइंड में है, अनसाइंड। ठीक है, ये सॉरी, ये अनसाइंड है, ये साइंड है, ये एग्जांपल था। उसी तरह फ्लोट है, डबल है, उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल में जाती है 3.4 टू e⁻10 एंड समथिंग। उतना अपने को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस याद रखना है कि फ्लोट में भी ऐसा ही होता है, सिमिलर, कि एक फ्लोट है, इसका सिर्फ एक ही वैल्यू होता है फ्लोट, और इसमें एक डबल होता है और एक
एक डबल होता है और एक लॉन्ग डबल होता है, ठीक है, तो वो डबल से ज्यादा वैल्यू रखता है। यहां तक में कोई डाउट है? ठीक, अब इनपुट आउटपुट की बात करते हैं थोड़ा सी में। ठीक है, इनपुट आउटपुट इन सी, कि सी में कैसे हम इनपुट लेंगे, मतलब सिस्टम कैसे इनपुट लेगा और हमको कैसे आउटपुट देगा, हम कैसे इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। क्लियर है? तो जनरली जब हम फॉर्मेटेड इनपुट लेते हैं, जैसा हमको यूजर दे रहा है, मतलब जैसा हम दे रहे हैं वैसा वैसा ही एग्जैक्ट इनपुट चाहिए, तो वो स्कैनएफ के थ्रू होता है। ठीक है, ओके। तो ठीक, इनपुट आउटपुट के लिए आप लोगों को कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, कैसे हम इनपुट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं उसको सिस्टम कैसे कन्वर्ट करेगा। अगर हम इनपुट में कोई कैरेक्टर देते हैं, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर देते हैं, तो हम स्कैनएफ में क्या लिखते हैं, %c। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या लिखते हैं, %c। अगर कोई इंटीजर दे रहे हैं तो %d, कोई फ्लोट दे रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब एक सेट ऑफ पूरा कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो उसके लिए क्या आता है, %s। ठीक है, %f के साथ %e, %g, ये सब फ्लोटिंग नंबर के लिए होता है। ठीक है, और एक %u होता है जो अनसाइंड डेसिमल के लिए होता है। ठीक है ना, अनसाइंड डेसिमल, इतना सारा चीज है, ये लिखिएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हुई? फ्लोटिंग के लिए, ये पूरा फ्लोटिंग के लिए। ठीक है, तो ये कैरेक्टर, ये इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, अनसाइंड डेसिमल, क्लियर हुआ? इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं, जब हम कैसे इनपुट देते हैं। अब ये इसी के थ्रू इनपुट आएगा, ठीक है ना। तो लेट्स से जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, देखो मैं अभी तो ये सब हैश वैश सब लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग फेमिलियर नहीं है। ये 2 से 3 क्लास ही मैं ये हैश इंक्लूड लिखूंगा और ये वॉइड वॉइड सब लिखूंगा, अदरवाइज मैं सीधा मेन मेथड पे आऊंगा और उसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h, आप लोगों ने इंस्टॉल किया वो कंपाइलर? कौन सा? देव से किए आप लोगों ने VS? ठीक है, आप लोगों का काम होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। हैश इंक्लूड हो गया, ठीक है। वॉइड मेन, जब हमने डेटा टाइप पढ़ा तो हमने पढ़ा इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, डबल होता है, बुलियन होता है। उसी तरह एक और डेटा टाइप होता है, दैट इज वॉइड। क्या होता है? वॉइड।
वॉइड डेटा टाइप कुछ अपना पहले से स्पेसिफाइड स्टोरेज नहीं बनाता, ठीक है। वो क्या करता है, वॉइड जगह रखता है बस, और जो आपके इस चीज का स्टोरेज होगा वो उतना स्टोरेज अपने आप बना देता है, ठीक है। जैसे कि हमको मालूम नहीं है कि हमारे उस प्रोग्राम को कितना स्पेस लगने वाला है, ये एक फंक्शन को कितना स्पेस लगने वाला है, तो हम क्या करते हैं उसको वॉइड टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड है, ठीक है। तो जब वो कंपाइल होता है तो वो देख लेता है कि अंदर अच्छा इतना 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 है, इतना स्पेस लगने वाला है, तो वो वॉइड में उतना स्पेस बना देता है। क्लियर। तो यहां पर वॉइड मेन की जगह मैं इंटीजर मेन भी लिख सकता हूं, है ना, या और भी कुछ फ्लोट मेन या कुछ भी लिख सकता हूं। बस ये लिखना है, ये देखना है आपको कि वॉइड में, क्योंकि ये वॉइड है, ये कोई भी स्पेस मतलब इसको कुछ देना नहीं पड़ता, तो ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता। अभी के लिए याद रखो कि ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता। अगर आप इंट मेन लिखते हो लास्ट में क्या करेगा, रिटर्न 0, ठीक है। आप इसको रिटर्न 0 करोगे तभी ये इंट मेन चलेगा, ठीक, क्योंकि यहां पर आपने इंटीजर टाइप लिया है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, और अगर फंक्शन इंटीजर टाइप का है मतलब आपको उसको कुछ रिटर्न कराना है, ठीक है ना। बट अगर फंक्शन वॉइड टाइप का है तो आपको कुछ रिटर्न नहीं कराना पड़ता, और अभी हम कोई रिटर्न वगैरह नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए हम सीधा सीधा क्या ले रहे हैं, वॉइड ले रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम। हाँ, आप इंस्टॉल करिए और ये सब कारनामे करके देखिए क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, डिफरेंस क्या आता है, फिर हम देखेंगे। क्लियर। तो मैंने यहां पर लिखा void main। हम क्या करते हैं, पहले इनपुट की बात करते हैं। हमको इनपुट लेना है, ठीक है। तो void main अंदर गए, कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले उसका डेटा टाइप, ठीक है, फिर आइडेंटिफायर का नाम या वेरिएबल का नाम, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन। ये उसका सिंटेक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्चुअल में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मेरे जो भी डेटा मेरे को स्टोर करना है, लेट्स से मेरे को इंटीजर डेटा स्टोर करना है, तो मैंने क्या लिखा, इंट, ठीक है। लेट्स से किसी का रोल नंबर मेरे को सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इट्स अप टू यू। आइडेंटिफायर हम बनाते हैं, मैंने बताया था। इंट आप कुछ भी लिख सकते हो क्या, नहीं, क्यों, हाँ, लेकिन ये है क्या, इंट, इंट इज अ कीवर्ड एंड रोल इज एन आइडेंटिफायर, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर। तो मैंने INT रोल लिख दिया, ठीक है। अभी रोल में कोई वैल्यू है क्या, नहीं, बट जैसे ही मैंने INT रोल लिखा है मतलब समझ जाओ एक ब्लॉक बनेगा कितने बाइट का, 2 बाइट का, गुड, क्योंकि इंटीजर की साइज क्या होती है, 2 बाइट। तो 2 बाइट का इंटीजर टाइप है, इसलिए 2 बाइट का ब्लॉक बना जिसका नाम क्या है, रोल। अब इसके अंदर जो वैल्यू हम देना चाहेंगे वो आएगी, ठीक है। इंटीजर रोल लिखा। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर प्रोग्राम में ये वैल्यू ना दे करके जब ये प्रोग्राम रन हो तब यूजर वैल्यू डाले, तब यूजर अपना वैल्यू दे। तो यूजर से वैल्यू लेने का एक तरीका क्या है, स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ लिखा मैंने, ब्रैकेट क्योंकि फंक्शन है, %d डबल कोटेशन में, ये उसको लिखने का तरीका होता है। %d क्यों, क्योंकि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, कॉमा कॉमा एम्परसेंड रोल, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कराते हैं, स्कैन कराते हैं वैल्यू। क्लियर। हाँ, बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है। क्लियर। अब इसी रोल को प्रिंट कराना है, इसी रोल को प्रिंट कराना है, तो मैं यहां पर प्रिंट एफ, ठीक है। यहां पर मैं कोई भी अपना स्टेटमेंट दे सकता हूं, तो रोल नंबर इज %d कॉमा रोल। अब देखो, जब मैंने स्कैन कराया
तब मुझको M% लगा, और जब मैंने उसको प्रिंट कराया तब मुझको M% नहीं लगा। ठीक है, क्यों नहीं लगा? अभी मान लो इतना ही है, ठीक है, या नीचे गेट ch लिख देता हूँ। गेट ch लिखूंगा तो कोनियर डालना पड़ेगा, वो हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इतना चीज मैंने लिखा। जब कभी भी मैं चीजों को स्कैन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ? स्कैन करा रहा हूँ। M% रिफर्स टू द एड्रेस। कहाँ जाता है वो? एड्रेस। अगर मैंने M% रोल लिखा है तो इसका मतलब है वो रोल नंबर के वेरिएबल को नहीं लेगा। मतलब ये एक ब्लॉक है, कितने का है? 2 बाइट का है। इसका नाम क्या है? रोल नंबर है। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू हो सकती है। लेट्स से मैंने रोल नंबर या अभी आपने दिया नहीं है या जो भी है, इस ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होगा। मान लो ये 1001 है, उसका एड्रेस है ना। हर एक मेमोरी ब्लॉक का अपना एड्रेस होता है। तो जब ये %d, M% रोल करता है, इसका मतलब वो स्कैन करेगा %d, मतलब वो वेट करेगा %d वाली वैल्यू आने के लिए। जैसे उसको %d वाली वैल्यू मिलेगा, वो इसको इस एड्रेस पर रखेगा। उसको रोल नंबर के वेरिएबल से मतलब नहीं है कि वो रोल नंबर के अंदर क्या चीज है। ठीक है, जब मैं रोल की बात करता हूं तो मैं उसके अंदर स्टोर वैल्यू की बात करता हूं, पर जब मैं M% रोल की बात करता हूं, मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस की बात करता हूं। तो ये क्या है? एड्रेस ऑपरेटर बोलो या रेफरेंस बोलो, ठीक है ना। ये क्या करता है? आपको रिफर करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। कहां पर? उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो स्कैनफ बोल रहा है कि ये वैल्यू लो और इसकी लोकेशन पर स्टोर कर दो। क्लियर? तो ये वैल्यू हम उठाएंगे। लेट्स से जब ये रन करोगे, आपकी यहां पर एक आउटपुट स्क्रीन आएगी। ठीक है, वो ऐसे ब्लिंक होते रहेगी। ठीक है, ब्लिंक होते रहेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेट्स से डाला, मैंने यहाँ पर 1001। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर डाल दी 1001 नहीं, यहाँ पर अपने एड्रेस सेम लिया है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैंने क्या किया? एंटर। ठीक है, ये वाला काम हुआ। उसने ये 1 2 3 4 5 लिया और रोल के एड्रेस 1001 पे डाल दिया। अब यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर है? 1 2 3 4 5। ठीक है, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो क्या लिखाएगा? रोल नंबर इज देन 1 2 3 4। क्लियर? बहुत बेसिक कंसेप्ट था। एक एक चीज समझ में आया। इस पूरे प्रोग्राम में किसी लाइन में कहीं भी किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो बोलो। कहीं पर भी नहीं है? हाँ बोलो। हाँ देखो, ये जो रोल नंबर इस %d है ना, तो यहाँ पर हमने देखो कैसा होना चाहिए? रोल नंबर जो हमें प्रिंट एफ में लिखा है, प्रिंट तो वही होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर किसी वेरिएबल के वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर इज रोल लिख दूंगा। अब देखो, डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखोगे, जो भी चीज, स्कैनफ से हमने दिए ना। सिस्टम वगैरह होगा नहीं ना। देखो क्या है, ये एक वेरिएबल बना रोल। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे रोल इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ चीज हम डालें, तो वैल्यू हम कहाँ नहीं लिए? ये क्या कर रहे हैं? स्कैन जब हम कर रहे हैं तब हम वैल्यू ही ले रहे हैं। ये वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इनपुट। किससे ले रहे हैं? यूजर से। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू ब्लिंक होगी। तो अब जब ये ब्लिंक होगी, आप वहां पर अपना रोल नंबर ही डालोगे। ठीक है, क्या करोगे? रोल नंबर ही डालोगे। इसको और इंटरेक्टिव करने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। कहां पर? हाँ, वही वही कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ एंटर
रोल नंबर, ठीक है, क्लियर। और क्या लिया था मैंने यहाँ पर, INT, ठीक है। अब क्या होगा, इंटर रोल नंबर बोलेगा, देखो इसका कोई रोल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये इससे कहीं कुछ रिलेटेड नहीं है, ये बस यूजर मतलब इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हमने लिखा है। जैसे आपको कंफ्यूजन हुआ, अब यहाँ पर वो ब्लिंक हो रहा है, यूजर को कैसे मालूम कि उसको कुछ करना है यहाँ पर, अभी तो हमारा प्रोग्राम है, हमको मालूम है, हमने पहले स्कैनफ दिया है, तो हम सीधा वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम ये लिखते हैं तो वो बोलेगा इंटर रोल नंबर और देन ब्लिंक होते रहेगा, तो हमको रोल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही हम रोल नंबर डालेंगे वो %d के थ्रू क्या करेगा, उसको कहाँ स्टोर करेगा, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये कन्वर्जन मशीन टू यूजर, यूजर टू मशीन, दोनों जगह होता है, ठीक है। तो अभी जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो %d के थ्रू कहाँ जा रही है, रोल के एड्रेस में जा रही है, ठीक है, उस एड्रेस के ब्लॉक में अंदर जो भी है उसमें स्टोर हो रही है, क्लियर। जब हम प्रिंट दे रहे हैं तो हमको वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो हमको उसके एड्रेस की जरूरत नहीं है, हमको क्या चाहिए, उसके वैल्यू की जरूरत है, इसलिए हमने लिखा रोल नंबर इज %d। अब ये %d कहाँ रिफर करेगा, उसके बाद में जो वैल्यू रखी है, कॉमा। ये क्लियर हुआ, समझ में आया। रोल नंबर इज %d, तो हमारे को भी रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर कहाँ स्टोर है, इस रोल में स्टोर है। इस रोल को printf में कैसे कॉल करते हैं, ऐसे ही %d अंदर लिखते हैं, देन कॉमा, ये %d किसको रिफर कर रहा है, तो बाजू में उसको लिख दो, क्लियर। हो सकता है आपको 3% लिखना पड़े, तो उसी मैनर में जो % आपने इधर लगाया उसी मैनर में आप अपने वैल्यूज दे दो, क्लियर हुआ पक्का। किसी को भी कहीं भी डाउट, ये छोटा सा प्रोग्राम है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने इनपुट आउटपुट दोनों देखा, स्कैनफ और प्रिंटफ, ठीक है। जनरली आपको पूरे प्रोग्राम में, पूरे सी में बस यही यूज करना है, बट देयर आर वेरियस अदर इनपुट एंड आउटपुट मैकेनिज्म्स जो हम अभी देखते हैं, ठीक है। हाँ, वो प्रिंटफ वाली लाइन क्या कर रही थी, सिर्फ यूजर का इंटरेक्शन बढ़ा रही थी, कि यूजर को, अब देखो वो नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आपके पास ब्लैंक स्क्रीन रहेगी, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे ब्लिंक होते रहेगी। तो आपको कैसे मालूम यहाँ पर क्या करना है, आपने प्रोग्राम लिखा तब ठीक है कि आपको मालूम है स्कैनफ दियो तो नंबर डाल देते हैं, बट अगर कोई रन करेगा तो वो उतना ज्यादा यूजर इंटरेक्टिव नहीं है, इसलिए हमने एक प्रिंटफ में लाइन दे दी, इंटर द रोल नंबर। उसके बाद अब वहां पर ब्लिंक हो रहा है तो हम रोल नंबर ही डालेंगे जब डालना होगा, क्लियर है। सेमी कॉलन के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, पूरा प्रोग्राम सी का ऐसे लिख दो, सेमी कॉलन लगा लगा, ठीक है। अच्छा, मैं कहीं कहीं पर सेमी कॉलन भूल जाता हूँ, ठीक है ना, तो प्लीज डोंट माइंड दैट, क्योंकि एज यूजुअल मेरी भी अब पाइथन पे काम करने की आदत हो गई है, ठीक है, तो वहाँ सेमी कॉलन वगैरह होता नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई, कहीं मैं भूलूँ ना। और आप अगर भूलोगे सिस्टम पे तो आपको सिस्टम आपका बाकायदा बताएगा कि आप बहुत बड़ा ऐसे गुनाह कर रहे हो टाइप। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपके कंपाइलर पे डिपेंड करता है। ये लड़का पूछ रहा है INT A, B, ठीक है, या INT A, INT B, ठीक है। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, कुछ कंपाइलर जैसे कि टर्बो सी इसको बिल्कुल अपराध मानता है, ठीक है, वो मानेगा ही नहीं। ये जो है आपका कॉमा ऑपरेटर है, क्या है, कॉमा ऑपरेटर। जैसे हम कल ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, उसमें एक ऑपरेटर ये भी होता है, क्या, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इसको इन दोनों को दे रहा है, क्लियर। ये वाली चीजें थोड़ी एडवांस कंपाइलर्स ने एक्सेप्ट करी है, देवसी हो गया आपका, विजुअल वाला पता नहीं करता है या नहीं करता है, ठीक है। और एक ये है, ये तो ट्रेडिशनल वे है यूज करने का, आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो जहां जैसा होना था इसमें वैसा ही इसमें भी होगा, बस यहाँ पर आपने कॉमा ऑपरेटर यूज किया है एक लाइन पे लिखने के लिए, वो ABCDE कितना भी दे दो आप, ठीक है, क्लियर। गुड क्वेश्चन, इससे आपको कॉमा ऑपरेटर भी समझ में आया,
कॉमा ऑपरेटर हमने स्कैनएफ में भी यूज किया था, प्रिंटएफ में भी यूज किया था, ठीक है। अब अगर मुझको इसी तरह कोई कैरेक्टर लेना हो इनपुट में, तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर सी ले लेता हूं, ठीक है। स्कैनएफ में क्या लिखूंगा, परसेंट सी कॉमा कितने लोग को लगता है ये सही है? सिंगल कोटेशन में आएगा क्या चीज? नहीं, तब दिक्कत होगी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसी का तो रेफरेंस दे रहे हो इसको। अच्छा नीचे इसको दोनों को कैपिटल या एक को कैपिटल एक को स्मॉल? दोनों को कैपिटल या फिर दोनों, हाँ दोनों कैपिटल या फिर दोनों को स्मॉल। नहीं तो क्या होगा, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, मतलब इसको कहीं और किसी और पते पर भेज रहे हो आप, इसका तो आपने कुछ दिया ही नहीं है उसको, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऐसा कैपिटल स्मॉल ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। M% जनरली आप देख लेना कि कैरेक्टर में लगता है या नहीं, आप लोगों को होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है। आप एक बार, हाँ आप एक बार M% लगा कर चेक करिए, आप एक बार नहीं लगा कर चेक करिए, ठीक है। लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। चेक किया आपने क्या होता है? लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना लगाए भी ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है, क्योंकि 1 बाइट का ही स्टोरेज होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर दो डेटा एक साथ लेना हो, ठीक है, लेट्स से रोल नंबर और मार्क्स, लिखे बताओ, आप लोग लिखो। रोल नंबर और मार्क्स डिक्लेयर करना है और एक ही स्कैनएफ में दोनों को लेना है। एक लाइन भी लिख दोगे तो चलेगा, डिक्लेयर पूरे प्रोग्राम में था क्या, स्कैनएफ और वही तो था, लिख दो वही। हाँ, तो मैं जो M% की बात कर रहा था ना, वो क्या करता है, स्टार्टिंग एड्रेस देता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। जैसे कि इंटीजर था वो 2 बाइट का है, तो 2 बाइट में जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो बाइट बाय बाइट एड्रेस स्टोर कर सकता है, बिट बाय बिट कर सकता है, तो जो स्टार्टिंग एड्रेस होती है ये वो देता है, ठीक है। तो जनरली जो होता है वो बाइट बाय बाइट होता है, तो 2 बाइट में 2 ब्लॉक होते हैं जो एक ब्लॉक की तरह एक्ट करते हैं, 1 बाइट 2 बाइट, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमको देना पड़ता है। बट जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट का होता है, ठीक है, तो उसका एक ही एड्रेस होता है, कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसमें M% नहीं लगाने से भी चल जाएगा। क्लियर? चलिए, बनाया आप लोगों ने? दिखाओ। नहीं बनाया? गुड, परफेक्ट। एक ही में आएगा ये, कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन लगेगा ना, हाँ ये भी नहीं आएगा। एक कोटेशन है, कैसे लिखते हैं, स्कैनर %d कॉमा देन M% रोल देन M% मार्क्स। ये आपका M% कहाँ है? चलिए ये नहीं आएगा कॉमा, ठीक है, ये ठीक है, वेल प्लेड, लेकिन मेरे को ये एक ही लाइन पे चाहिए, तो एक लाइन पे लिखो इसको,
देखो कॉमा जो है ना यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना, ये साथ में लिखते हैं हम, जब इसको रेफरेंस देते हैं तब कॉमा लगाते हैं। देखते हैं, तुम तो किए होगे ये कॉमा नहीं आएगा ना। देखिए फिर स्कैन एफ %d नो कॉमा, एक लाइन पे दे रहे हैं अगर तो कॉमा M% रोल कॉमा क्लियर। जिसका भी मिस्टेक है, जिससे भी बना नहीं, वो एक बार देख लो, एकदम बेसिक सिंटेक्स है। हाँ नहीं, आपके ऊपर है, आप रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बीच में स्पेस रहने से भी कोई इश्यू नहीं है, इनके बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, मेन चीज ये क्लियर। तो ये छोटे छोटे जो डाउट्स है ना, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ही क्लियर करना है। स्पेस डाल के देखते हैं क्या होता है, उसके बीच में कुछ लिख के देखते हैं क्या होता है ना। क्यूरियोसिटी जब तक आएगी नहीं, प्रोग्रामिंग का लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो इनपुट आउटपुट में प्रिंट एफ स्कैन एफ हमने दिया है, दैट इज फॉर्मेटेड। क्या है? फॉर्मेटेड। हम जैसा लिख के देते हैं वो एज इट इज वैसा ही लेता है, राइट। जैसा हम स्टेटमेंट देंगे वो उसी हिसाब से काम करता है। कुछ अनफॉर्मेटेड भी होते हैं, कुछ सीधा वैल्यूज लेने वाले भी होते हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। हाँ बोलो। वो उतने डिजिट तक लेता है, हम जब वहां पर पहुंचेंगे तो मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके अलावा एक जब हम ऐसा ऑक्टल वैल्यू लेते हैं या हेक्साडेसिमल वैल्यू लेते हैं तो उसमें भी चीज़ें आती है, बट ये प्रोग्राम के थ्रू ही क्लियर करेंगे, ठीक है। सेपरेशन कैरेक्टर, कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ और भी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे गेट CHAR या गेट CH, ठीक है, पुट CH या पुट CHAR। तो गेट का मतलब क्या होता है? वैल्यू लेना, ये इनपुट है, इनपुट है। ये वैल्यू राइट करना, वैल्यू प्रोवाइड करना। एक मिनट, गेट CH, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, गेट CHAR एंड हाँ करेक्ट है। ये रीड करता है और ये आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ये सिंगल कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, गेट CH हो चाहे गेट CHAR हो। क्या करता है? सिंगल एक कैरेक्टर लेगा और उसको रीड करेगा। एक सिंगल एक कैरेक्टर अगर आपको शो कराना हो तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। जनरली गेट CH हम कहाँ यूज करते हैं, मैंने बताया था, स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए। हमको मालूम है जब तक रीड ऑपरेशन में हम एक वैल्यू नहीं दे देते तब तक हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता। हम लास्ट में लिख देते हैं गेट CH। गेट CH का मतलब क्या है? एक कैरेक्टर लेने के लिए वो वेट कर रहा है, इसलिए आपकी स्क्रीन क्या हो गई है? होल्ड हो गई है। जैसे ही आपको ये की प्रेस करते हैं उसको एक कैरेक्टर मिल जाता है और वो क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हैं उसका लाइब्रेरी stdio और जो कोनियो है, देख लेना वो दोनों में से किसी एक में होता है, ठीक है। तो लिख करके देखना। हाँ कोनियो में, गेट CH तो कोनियो में होता है, गेट CHAR का देखना एक बार आप लोग, ठीक है।
अब हम ऑपरेटर्स में आते हैं। अगर गेट सी एंड पुट सी भी तो होता है ना, हाँ गुड। एक जैसे गेट सी एच ए आर था, वैसे ही गेट सी और पुट सी ये भी होता है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर के लिए सब होते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं। सॉरी, गेट सी एच ई नहीं, गेट सी एच ए आर, गेट सी एच, गेट कैर और गेट सी, ठीक है। तो ये तीन टाइप होता है। गुड नमन सोनी। ही इज राइटिंग समथिंग सर, बट अगर यूजर 35 एंड 45 एंटर किया तो रोल नंबर 3 हो जाएगा। आई डिडंट गेट इट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है नमन, ऐसा नहीं होता है। आपको इंटर करके या स्पेस करके नंबर डालना होगा, राइट। आप ऐसे 35 से ऐसा नहीं कि एक को 3 मिल गया और एक को 5, दिस वोंट हैपन, ओके। चलिए अब ऑपरेटर्स के छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। आप लोग ही बनाएंगे, मैं बस थोड़ा एक आध बता देता हूँ, बाकी आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, क्लियर। देन void main int a कॉमा बी, ठीक है। दो वैल्यू मैंने ली, सब बाजू में ही दे सकता था, मैं अलग से दे रहा हूं। int सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। मॉड आप लोग लगा लेना, ठीक है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं बस। अब प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। एक लड़के ने वहां पर ऑनलाइन में क्वेश्चन किया है कि सर अगर, हाँ कुछ भी रहे वो दिक्कत नहीं होती नमन, तो अगर ऐसा हम परसेंट डी कॉमा एम परसेंट लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 35 देंगे तो एक को 3 मिल जाएगा, एक को 5। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए हम क्या देना पड़ता है, बीच में स्पेस देना पड़ता है। जब तक आप ये नंबर डाल रहे हो कंटिन्यूस में, वो एक ही के लिए ले रहा है, ठीक है। स्पेस डालोगे तब वो दूसरे के लिए लेगा, ठीक है। अब ये प्रिंट एफ हो गया इंटर 2 नंबर्स, हमने लिख दिया 2 नंबर डालिए। स्कैन एफ क्या लिखूं, नंबर कैसे हैं, इंटीजर है, तो परसेंट डी कॉमा ए कॉमा क्लियर। तो हमने प्रिंट एफ ले लिया, स्कैन एफ ले लिया। अब हमारे पास दो ब्लॉक बन गए, ए और बी। ए में कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, बी में कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब यहाँ पर वैल्यू रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने सम लिया, क्या चीज, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्लियर। उसी तरह मैं मल्टीप्लीकेशन लिख लेता हूं, ए क्रॉस बी। उस तरह मैं डिवीजन लिख लेता हूं, ए प्लस बी, ए क्रॉस बी, ए डिवाइडेड बाय बी। यहां तक क्लियर हुआ। अब चाहे तो आप सबको अलग अलग लाइन पे दे दो, जैसे कि यहाँ पर प्रिंट एफ सम
इज परसेंट डी कॉमा सम। परफेक्ट, ठीक है। उसी तरह यहां पर लिख सकते हैं प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन जो भी है इज परसेंट डी कॉमा MUL मल, ठीक है। सिमिलरली लिख सकते हैं प्रिंट एफ डिवीजन इज परसेंट डी कॉमा डिव। क्लियर? फिर हम लिख सकते हैं क्या, गेट CH और कर्ली ब्रेसेस। क्लियर? अब ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया कि आपने सम वेरिएबल लिया, a प्लस बी किया। अब यहां पर देखो आपके ऑपरेटर्स लग रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर दोनों को बता रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर कहाँ यूज हो रहे हैं, इधर। क्लियर? असाइनमेंट में क्या कर रहे हैं, a प्लस बी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, a प्लस बी दोनों को कर रहे हैं ऐड, और उसको असाइन कर दे रहे हैं किसको, सम को। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ब्लॉक बनेगा सम, एक ब्लॉक बनेगा मल, और एक ब्लॉक बनेगा डिवीजन। इन दोनों के सम की वैल्यू यहाँ जाएगी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू यहाँ जाएगी, और इन दोनों के डिवीजन की वैल्यू यहाँ जाएगी। क्लियर? बिना, हाँ उसको डिस्कस करेंगे। डिवीजन वैल्यू में दो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये कंप्लीट करते हैं फिर इसको देखेंगे। आप ऐसे कैसे ले सकते हो, यहाँ पर क्या लिए हो, तो वहां पर परसेंटेज कैसे रो देगा आपको कंपाइलर, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, तो ये सारा प्रोग्राम सही है, हमने ऐड किया, प्रिंट करा दिया, इतने ब्लॉक लगे। इनके बिना ये काम हो सकता है, इन तीनों के बिना करके बताओ। एक लाइन में बस लिखो एडिशन कैसे करोगे। a इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा नहीं। मैंने बोला आपने तीन वेरिएबल बनाए हैं, सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सम को लेकर के, गुड, सम को लेकर के आपने a प्लस बी किया और सम में स्टोर कर दिया, ठीक है। बिना इस सम के क्या आप डायरेक्ट a प्लस बी की वैल्यू को शो करा सकते हो? कौन बोला? चलो करके बताओ। आप बोले? हाँ तो करो। क्यों चाहिए? मुझे नहीं लगता। आप डायरेक्ट दे सकते हो, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा ए प्लस, ठीक है। तो ये जो परसेंट डी है ये क्या करेगा, a प्लस बी की वैल्यू को, जो एडेड वैल्यू रहेगी सिर्फ सीधा उसको ही आउटपुट में शो करा देगा। तो आपको ये सम में स्टोर कराने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू आर यूजिंग इट समवेयर। अगर आप a प्लस बी की वैल्यू को, एडेड वैल्यू को कहीं यूज करना चाहते हो, तब तो आपको उसको स्टोर कराना ही पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट प्रिंट करा दो। क्लियर है? ये एक तरीका था, ये भी गलत नहीं है। इसमें 3 स्पेस ज्यादा लग रहा है, देख रहे हो आप लोग, मेमोरी इज क्रूशियल, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा है, इसलिए ये तरीका। क्लियर? कहीं पे भी किसी भी एक छोटी सी भी लाइन पे कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट? लिख तो आप दोगे, लेकिन वो सेंसिबल कैसे लगेगा? आप 3 वैल्यू अलग अलग दिखा रहे हो, राइट। तो ऐसे लिख सकते हो, सम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स आर रिस्पेक्टिवली परसेंट डी कॉमा सम कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन, है ना। वो एक साथ लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होगा कि वो थोड़ा हौच पौच लगेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दिया। हाँ लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसा देखो, ऐसा लिख सकते हो, प्रिंट एफ सम इज परसेंट डी, ठीक है। न्यू लाइन के लिए क्या होता है, स्लैश एन। स्पेस के लिए क्या होता है, एक टैब देने के लिए स्लैश टी, ठीक है।
तो आप स्लैश टी दे करके स्पेस दे दो या स्लैश एन दे करके नया लाइन, तो ये लिख दिए स्लैश एन, ठीक है। यही कंटिन्यू में लिख सकते हो, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। मल्टीप्लीकेशन इज परसेंट डी स्लैश एन, डिवीजन इज परसेंट डी कॉमा देन आपका ये सम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। तो ये जो स्लैश एन है क्या बोलता है, जितना हो गया उसके बाद नई लाइन पे चले जाओ, इतना हो गया उसके बाद नई लाइन पे चले जाओ, फिर इसको प्रिंट करो, और फिर ये जो परसेंट डी है इसका वैल्यू तो यहाँ पर हमने दिया ही है। अगर मल्टीप्लिकेशन को पहले लिख देंगे तो सम की जगह में मल्टीप्लाई होगा। आप जो ऑर्डर यहाँ लिख रहे हो आपको वही ऑर्डर यहाँ लिखना है। अगर यहाँ पे आपने परसेंट डी जो लगाया है, सम इज परसेंट डी, अगर यहाँ पे आप सम की जगह मल्टीप्लिकेशन दे दोगे तो वो सम इज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाली जो वैल्यू होगी वो दिखा देगा, ठीक है। तो ये परसेंट डी क्या है, सिर्फ क्या बोलना चाहिए, कंटेनर टाइप का जिसमें आप वैल्यू यहाँ से दे रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एक ये तरीका, एक ये डायरेक्ट लिखने का तरीका, एक ये सिस्टमैटिक अप्रोच, सारा चीज हमने कर लिया है। प्रॉब्लम दो आएगी, कहां पर आएगी, इस रीजन पे आएगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम, आपका नाम क्या है? अभिजीत ने बताया कि अगर दोनों का डिवीजन, लेट्स से मैंने ए को दिया है 5, बी को दिया है 4, 5 + 4 इज 9, इंटीजर है, 5 4 इज 20, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो इंटीजर, बट जब मैं 5/4 करूंगा दिस विल बी 1.25 समथिंग, राइट। 1.25 क्या है, फ्लोट है, और हमने डिवीजन कैसा दिया है, इंटीजर दिया है, मतलब हमारा कंटेनर छोटा है और हमको वैल्यू मिल रही है बड़ी। ये चीज चलेगी क्या, नहीं चलेगी, ठीक है। तो एक तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, व्हाट इफ b is 0, एनी नंबर डिविजिबल बाय 0 इज इंफिनिटी, वो चलेगा ही नहीं। या हो सकता है वो आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, वो हैंग हो जाएगा। तो ये दोनों चीज यहाँ पर डील नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, कि जब हम डिवीजन यहाँ पर करा रहे हैं, ये चीज यहाँ ध्यान से देखना, ऐसा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, टाइप कास्टिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टाइप कास्टिंग कर देते हैं, मतलब डिवीजन करके कुछ भी वैल्यू आए, हमको उसकी सिर्फ सामने वाली ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसका डेसिमल वैल्यू हमको नहीं चाहिए। क्लियर, सेंस हो रहा है ना ये क्या मैं बोल रहा हूँ, कि जब ये फ्लोट वैल्यू है, जब हम फ्लोट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, लेट्स से हमारे पास एक 3 लीटर का कंटेनर है, एक 5 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, और हमारी मजबूरी है कि यहाँ पर जो आएगा हमको यहाँ पर डालना है, तो कुछ नहीं डालने से बेटर है जितना आ रहा है उतना डाल लो, राइट। तो अगर 5 लीटर में से 3 लीटर आ सकता है तो 3 लीटर ही डाल दो, 2 लीटर छोड़ दो। फ्लोट वैल्यू में पूरी फ्लोट वैल्यू नहीं आ सकती, बट फ्लोट का जो इंटीजर पार्ट है, ये दिस 1, ये तो आ सकता है, तो हम बोलेंगे कि वही डाल दो एटलीस्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा इंट ऑफ a/b, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा a और b को, और उसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, डिवीजन में स्टोर करेगा। यहीं पर लिखोगे आप, यहीं पर इसी के जगह पर लिखोगे ये वाली चीज, ठीक है ना। ऑटो टाइप कास्ट नहीं होता, देखो टाइप कास्ट दो टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट, हमने कल भी देखा था, ठीक है। छोटे कंटेनर की चीज को बड़े कंटेनर में डालना कोई बड़ा टास्क है क्या, नहीं। आपके पास 2 लीटर मिल्क है एक कंटेनर में, और एक 5 लीटर का कंटेनर है, तो वो 2 लीटर 5 लीटर में बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिखा होता, इंटीजर की जगह यहाँ पर मैं फ्लोट डिवीजन लिखा होता, और मैं किया होता 5/5, आंसर क्या आता, 1, 1 इज एन इंटीजर, ठीक है, उसको बाय डिफॉल्ट फ्लोट करके उसमें डाल देता, क्योंकि बड़ा कंटेनर है, छोटा वैल्यू है, जा सकता है, वो होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, बाय डिफॉल्ट जो हो जाता है। बट ये जो टाइप कास्टिंग है, हम छोटे कंटेनर में बड़ी चीज डाल रहे हैं, तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप सिर्फ उसकी इंटीजर पार्ट को उठा करके डालोगे। क्लियर हुआ ये? एक बार मैं इसका ये देखता हूँ,
ये ऐसा नहीं होता है, राइट? इसका सिंटेक्स जो है ना, ये इस तरीके से आएगा, इंटीजर ऑफ ए बाय, इसको फ्लोट बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं मतलब ये अलग से सिंटैक्स दे रहे हैं। हाँ छोटे वाले में बड़े चीज को देखो, अगर आपको मालूम है डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, पहला सेफ साइड क्या है कि इसको इंटीजर लो ही मत, सीधा सीधा फ्लोट डिवीजन ले लो और बाकी सारी चीज वैसी रहेगी, बस ये जो परसेंट डी है वो क्या हो जाएगा, परसेंट एफ हो जाएगा। एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन, अगर आपको कंस्ट्रेंट है कि आपको इंटीजर ही लेना है तो आप ये वाला टेक्निक यूज करोगे। इसमें क्या हो रहा है कि हमको मालूम है वैल्यू फ्लोट आएगी, बट हम बाउंडेड है इंटीजर लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए बाय बी की सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराएंगे, उसकी फ्लोट वैल्यू को मिस कर देंगे। क्लियर हुआ? दैट्स इट। ये सारा चीज आप लोगों को क्लियर है? एक प्रोग्राम आप लिखो अब टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? सारे के सारे लिखेंगे, आप भी ट्राई करो। P इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है? P R T तीनों वैल्यू आप लोगे इससे क्या बोलते हैं, यूजर से, और एस आई को रखोगे फ्लोट। क्यों फ्लोट रखोगे? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, डेसिमल, ठीक है? चलिए शुरू से पूरा एक अच्छे मैनर में प्रोग्रामेटिक लिख कर बताइए। ये तीनों वैल्यू आप इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है ना, होल नंबर मतलब सिंपल इंटीजर है। ये वैल्यू आपको फ्लोट बाय डिफॉल्ट दे, देखो यहाँ पर कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है? आप पी आर टी को फ्लोट लो इंटीजर लो, मैटर नहीं करता, बट आपको ऐसा ही किसी भी हाल में फ्लोट लेना ही है, और अगर नहीं लोगे तो वो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे वैल्यू क्या होगी आपकी, सिर्फ इंटीजर आएगी, एक्यूरेट नहीं होगी। आर इज रेट, क्यों? तो आपकी नीड के ऊपर है वो, हम तो, हमारा आर तो होल नंबर है, कैसे करें हम? आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। वही मैंने बताया ना, कंस्ट्रेंट नहीं है, आप इंटीजर लो चाहे फ्लोट लो। डन? ठीक है, सब सही है, लेकिन आपका आंसर सही नहीं आएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सही नहीं आएगा। आप खुद सोचो क्यों। मैं आता हूँ। हाँ, यू हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। हाँ, ये एक साथ भी दे सकते थे, ये भी सही है, परफेक्ट।
और किसका है? सब सही है लेकिन आंसर सही नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट का। एक ये गलती है, उसको बताओ क्या है, और उसके बाद भी आंसर सही नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बोलो। स्कैन एफ में M% कहाँ है? फिर भी आंसर सही नहीं आएगा। आंसर सही नहीं आएगा आपका भी, क्यों नहीं आएगा देखो। एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम चलेगा, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। आगे बनाओ, बना। ये क्या किया बेटा तुम? हमारे को इनपुट चाहिए P, R और T, तो तुमने स्कैन SI को क्यों कराया है? SI में तो तुम स्टोर करोगे ना वैल्यू, है ना। ये देखते हैं, चलो ये प्रोग्राम मिस्टेक है थोड़ा। ये ऑलरेडी फ्लोट है, इसको अलग से टाइप कास्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं, तुमने फॉर्मूला, हाँ तुमने भी वही गलती की, आंसर नहीं आएगा इससे। आएगा तुम्हारा आंसर, बस ये हटाओ। ठीक है, ठीक है। आपका कहाँ है? PRT लिए हैं, ठीक है, SI में स्टोर कराएंगे और SI को प्रिंट कराएंगे। तो PRT के साथ SI भी अगर आप यूजर से ही मांग लोगे तो यूजर बोलेगा मैं तुमको प्रिंसिपल दूं, मैं तुमको रेट दूं, मैं तुमको टाइम दूं, और फिर मैं कैलकुलेट करके SI भी, तो तुम क्या करोगे? बन रहा है? अच्छा ये भी फ्लोट लिए हो, गुड, चलेगा। स्कैन एफ कर लिए, आपके पास वैल्यू आ गई। अब SI में इसको, ये फॉर्मूले को लिखो और SI को प्रिंट करो। करो, सही जा रहे हो, गुड। परसेंट P क्या होता है? अच्छा परसेंट F है, ठीक है, ठीक है। P इंटीजर टाइप लियो, इधर आओ। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीज़ों को, तुमने तो तुम्ही को कंफ्यूजन होगा। P को इंटीजर टाइप लियो, यहाँ परसेंट D का है। यहाँ नहीं बेटा, तुमको शुरू में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पास पहले ये लगा है ना। ये परसेंट D होगा, देन परसेंट F ये होगा, फिर इंटर M% R M% T सही है। ये प्रिंट एंड ये क्या है, एंटर P अगेन, ये वाला लाइन का जरूरत नहीं इसका है। इसका तो कोई जरूरत नहीं, ये लाइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तो इसमें सेट कर सकते हैं। जो इनपुट लेना होना तो एंटर क्यों लिख रहे हो? P इज ऐसे लिखो ना कि प्रिंसिपल इज दिस, रेट इज दिस एंड टाइम इज दिस। इंटर करने बोल रहे हो मतलब यूजर फिर इंटर करते बैठ रहेगा। हाँ, इक्वल टू का है, असाइन किए नहीं तुमने। अच्छा ये इक्वल टू है, गुड। PRT, हाँ तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा। SI परसेंट F SI, गुड। ये इंटीजर लियो ना, तो यहाँ पर ऐसे टाइप कास्ट करो, ठीक है। ये इसको डिवाइड करोगे 100 से तो हो सकता है पॉइंट वाली वैल्यू आए, डेफिनेटली आएगी, तो इसको टाइप कास्ट करो, या फिर इसको फ्लोट ले लो। यहाँ फ्लोट लोगे तो ये परसेंट F हो जाएगा, ठीक है।
तो जितने लोगों को मैंने कहा था कि आपका आंसर नहीं आएगा, अब आएगा। चलेगा वो, वहां पर जब आपको वो इंटू मिलेगा ही नहीं तो आपको वही लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक। कुछ लोगों ने ये ही यूज किया है डायरेक्ट, ये सिंबल होता ही नहीं है इंटू के लिए, राइट? तो हाँ, उसके लिए स्टार होता है, बट वो कोई बड़ा गलती नहीं है। आप उसको वहां पर जब आपको समझ में आया कि इंटू कुछ होता ही नहीं है, अब वहां पर एक्स थोड़ी लिखोगे, है ना, तो आप वो एस्ट्रिक ही लगाओगे बाय डिफॉल्ट। बट कुछ लोगों ने क्या किया है, ऐसा लिखा है, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो सिस्टम क्या करेगा, पी लेगा, आर लेगा, टी बाय 100 लेगा और उसको इंटू कर देगा। ठीक है, तो समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको, आपको समझ में आया? तुमको और जिसको ये डाउट था? ओके, अब आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखो, इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा, कॉमा ऑपरेटर हम देख ही रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, रिलेशनल लॉजिकल कंडीशनल हम एक बार अभी देख सकते हैं, बट वो सारी चीजें मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ा लूंगा, इफ एल्स, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि बिना इफ एल्स के आप उस रिलेशन का करोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं सीधा आता हूं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर। ये बहुत इजी होता है और इससे बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन पॉसिबल, मतलब अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, कर लोगे, तो वो मे बी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके आप न्यूमेरिकल बना पाओगे। इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत लोग फंसते हैं इसमें। ठीक है ना, आप एमसीए में भी ये देख सकते हो, जब निमसेट की एग्जाम होती है उसमें भी ये आता है, नेट गेट कोई भी कॉलेज का एंट्रेंस हो, इंटरव्यू हो, सब में ये चीज आता है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। ठीक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, और एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। अच्छा, ये बच्चे लोगों ने किया है, नहीं इतना सारा मेरे से टाइप नहीं हो पाएगा। ओके गुड, आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं, दैट इज गुड। ओके, तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, देखो, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के पहले लगने वाली चीज, उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं ना प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, तो जो किसी वर्ड के पहले लगे दैट इज प्रीफिक्स, और जो बाद में लगे वो पोस्ट फिक्स। तो अगर मैं कोई एक वैल्यू लूं INT x, ठीक है, और अगर मैं लिखता हूं x ऐसे प्लस प्लस x, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। और अगर मैं माइनस माइनस x लिखता हूं तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, x प्लस प्लस एंड x माइनस माइनस। ठीक है, इसके लिए एक लाइन लिखो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हेडिंग डालना, ये वाला हेडिंग, और यहां पर एक लाइन लिखिए, here 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 comma, first the value of variable
first the value of variable is used in the operation. What's the value of? Value of variable is sorry मैंने गलत लिखा है. Here first the value of variable is incremented. Here first the value of variable is incremented slash decremented. Incremented slash decremented. Then the new value is used. Then the new value is used in the operation. Next heading डालो, post increment decrement. हाँ नमन, ये करेक्ट है. 100.0 नहीं, आप सिंपल 100 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर. क्लियर है? ये वाला पोस्ट फिक्स में लिखिए. हियर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन द ऑपरेशन. First the value of variable is used in the operation. and then increment slash decrement is performed. ठीक है. पहले मैंने लिखाया कि यहां पर पहले क्या होता है, पढ़ो प्रीफिक्स का कोई भी एक. The value of variable is incremented slash decremented and the new value is used in the operation. एग्जैक्टली. अगर हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ऑपरेशन साथ में है तो वो पहला काम क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंटेड जो नई वैल्यू आएगी उसको ऑपरेशन में यूज करेगा. ठीक है. प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है कि आप पहले वैल्यू को बढ़ा दो और उसके बाद जहां कहीं भी वो यूज हो रहा है वहां पर उसको नई वैल्यू को, बढ़ी हुई वैल्यू को यूज करो. एक्स प्लस प्लस क्या बोलता है, पहले आप उसको जो एक्स की वैल्यू है उसको यूज कर लो और उसके बाद जब वो यूज हो जाए फिर उसकी वैल्यू को क्या करो, इंक्रीज करो बाय 1. प्लस प्लस माइनस माइनस का मतलब वही होता है इंक्रीज बाय 1 या डिक्रीज बाय 1. ट्री का मतलब क्या है, पहले बढ़ाओ और नई वैल्यू को यूज करो. इसका मतलब क्या है, पहले यूज कर लो और उसके बाद वैल्यू को बढ़ा दो. अब आपको सुनने में ये बहुत आसान लग रहा है कि इजी है. एक न्यूमेरिकल देखते हैं तब समझ में आएगा कि कितना सिर दर्द टाइप का चीज है. ठीक है. अच्छा, डेफिनेशन क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे पहले बढ़ाना है देन यूज करना है, इधर पहले यूज कर लो फिर बढ़ा लो. ठीक है. या घटाने का भी सेम चीज है. मैं सीधा मेन मेथड लिख रहा हूं, इसके आगे पीछे की सजावट आप लोग करिएगा. इसमें कहीं डाउट? हमने क्या कर दिया इसको, हाँ स्टैटिक वैल्यू दे दी एक. ठीक है ना, पहले ही इनिशियलाइज कर दी. जस्ट अ सेकेंड. हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं लगाता हूँ बाद में. ओके तो ये pf printf है. ठीक है. अब हम शॉर्टकट पे आ गए, इतना कौन लिखते रहेगा. x इज इक्वल्स टू %d स्लैश t कॉमा x. ठीक है. अगेन printf x इज इक्वल्स टू %d स्लैश t. ये स्लैश t क्या करता है, एक टैब दे देगा बस. ठीक है, मतलब ऐसे स्पेस दे देगा.
कॉमा प्लस प्लस एक्स। प्रिंट एफ x is equals to %d slash t comma x। print f x is equals to %d slash t comma minus minus x। print f x is equals to %d slash t comma x। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 8। पहले आपको इतने स्टेटमेंट दिए हैं, पहले बोल रहा है x की प्रिंट वैल्यू करो, मतलब x की वैल्यू प्रिंट करो, देन माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस x है, देन उसके बाद फिर x है, देन माइनस माइनस x है, देन फिर x है। चलिए आपके पास 8 है, मेरे को यहाँ पर 1 2 3 4 5 x की 5 वैल्यू निकाल के आप लोग बताओ। हो गया? हाँ ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। छुपा के रखो, दिखाना नहीं। क्वेश्चन कुछ नहीं, आपके पास x की वैल्यू क्या है 8, आपको ये 5 वैल्यू प्रिंट करनी है। सिर्फ x प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ प्लस प्लस x प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, देन x अगेन प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, देन अगेन माइनस माइनस x प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, और x प्लस प्लस x का मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, माइनस माइनस x का मतलब डिक्रीमेंट बाय 1, और x का तो x ही है। चलो निकालो, छुपा के रखना। चीटिंग नहीं चलेगा, एक दूसरे को दिखाना नहीं है, तभी सीखोगे, ठीक है? एक वैल्यू रॉन्ग है इसमें, छुपा के रखो। चलिए बनाइए, बनाए। गुड। इसमें 3 वैल्यू गलत है, आप दिखाओ। चलो बनाओ, देखते हैं। नहीं सही है, सही है, पक्का खुद से बनाई हो, इधर उधर टापी तो नहीं हो ना? गुड। ठीक है, एक्सप्लेन भी अब आप लोग में से कोई एक ही करेगा। चलो तुम एक्सप्लेन करोगे, आ जाओ। नहीं, एक वैल्यू गलत है ये, आगे आओ, इससे मिस्टेक हो जाएगा। हाँ ये भी गलत है, बना? गुड, चलो आओ। यहाँ पे पहले हमको x का वैल्यू 8 असाइन कर दिया गया। ध्यान से सुने, पहले x का वैल्यू प्रिंट करना है, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं करी गई है, एज इट इज 8 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आया उसको प्रिंट करना है, देखिए यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस 1 9। इसके बाद हमको फिर x का वैल्यू प्रिंट करना है, x का वैल्यू यहाँ पे बढ़ चुका है, वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 9। इसके बाद फिर हमको x का वैल्यू प्रिंट करना है, लेकिन प्री डिक्रीमेंट करना है उसमें, तो x का वैल्यू 9 है, डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा 8। इसको उल्टा करो तो ऐसे, ये वाले से लिखते हैं। हाँ x का वैल्यू प्रिंट करना है और यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, एज इट इज जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगा। गुड, बैठ जाओ। तो किसी को भी कहीं कोई डाउट? एकदम अच्छे से समझ में आया? जिससे नहीं बन रहा था, जिनका कुछ कुछ एक आध दो रॉन्ग हो रहा था, समझ में आया? मेरे को एक बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं।
1 बजे तक, 1 बजे तक रखे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, अच्छा ओके, इसलिए हाँ ठीक है, 1 घंटा सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू, चलिए 2 क्वेश्चन बनाएंगे 10 मिनट में, फटाफट आप लोग को बनाना है, ठीक है? आई एन टी एक्स इक्वल टू 8, प्रिंट एफ x is equals to %d slash n comma x, then again printf x is equals to %d slash n comma x plus plus, then printf %d slash t comma x, then printf x is equals to %d slash t comma x plus plus, sorry, minus minus, then printf x is equals to %d slash t comma x। इजी है, एग्जैक्टली वैसा ही है, बताना नहीं है ऐसे पब्लिकली, मुझको दिखाओ 1 सेकेंड। हाँ हाँ, यहाँ से देखते हैं, गुड, वहीं से देख लेता हूँ। आपका सही है, दिखाओ। अच्छा इधर हो, कहाँ एक ही जैसा है दोनों का, देखो, गुड, एक सेकेंड। हाँ परफेक्ट, गुड, गुड गुड, ऑनलाइन वाले बेटर आंसर्स आ रहा है, गुड, गुड, बोलो वहीं से नंबर, परफेक्ट, अब सही है। ये कैसे एकदम फटाक से आया? अच्छा ठीक है, आप समझाओगी, क्यों? अच्छा शांत, आंसर इज, मिला लो आप लोग, 88998, ठीक है? किसका किसका सही आया हाथ उठाओ। हाँ अंकुर आएगा समझाने के लिए, आओ। चलिए ध्यान से देखिएगा, जिनका गलत हुआ है वो, यहाँ पे पहले वैल्यू पे असाइन करेंगे 8, तो यहाँ की वैल्यू आएगी 8, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट, ये जो 8 लिखा हुआ है पहले 8 ही लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसी को लिखेंगे, फिर आप बाद में इंक्रीमेंट होता है, तो अगेन 8 आएगा। इसके बाद अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9, फिर यहाँ पे 9 जो है वो यहाँ पे डिक्रीमेंट बाद में होगा, तो अगेन यहाँ पे वैल्यू आएगी 9, देन उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू आएगी वापस 8। किसी को कोई डाउट? ओके चलिए, अब खेल को थोड़ा और रोमांचक बनाते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अब से ना प्रोग्राम जो यहाँ पे क्लास में दिया जाएगा उस पर कुछ तो भी प्राइज रखेंगे, ठीक है? हाँ वही रखेंगे, ऐसे 10-12 रुपए जैसा ही कुछ।
चलिए एक मिनट, इसको मत लिखो। हाँ, इसको मत लिखो, ये एरर फाइंडिंग वाला है, इसमें एरर आएगा, ठीक है। int a is equals to 4, b is equals to 8, c is equals to 3, d is equals to 9, z is equals to a plus 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 b into c minus 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 d. printf चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, बनाओ। ऑनलाइन वाले भी बनाएंगे? ए बी सी डी और जेड की वैल्यू चाहिए मुझको, ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे को पूरे एक साथ सभी वैल्यू लिख के और मेरे को बताओ, ठीक है। वहां पर मैंने देखो कितने परसेंट डी दिए हैं, 5, तो मुझको ए बी सी डी और जेड सबकी वैल्यू चाहिए, और ऐसे बोलना नहीं है। हाँ, गुड गुड, रुको आ रहा हूँ, एक एक कर अलग अलग लिखो। अच्छा, एक साथ मेरे को जो वैल्यू है ना ये नीचे की, ऐसे a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, c इज इक्वल्स टू दिस, d एंड z ऐसे लिख के दिखाओ। यहाँ एक बार और लिखो ऐसे, मेरे को यहाँ ढूंढना पड़ेगा, इसमें मिस्टेक है थोड़ा। हाँ, एक मिनट, बहुत सारे नंबर है, मेरे को चेक करने दो। लास्ट वाले में बस गलती है। हाँ, आपका सही होने वाला है। -65 और उसकी वैल्यू ये कैसे आ गया जब ये दोनों गलत हैं तो? फॉलो करता है कि नहीं करता है? डेफिनेटली। ये सही है, बाकी वैल्यू कहाँ है? नहीं, गलत है ये एक वैल्यू इधर आई है, ये एक माइनस होगा, ये एक बढ़ेगा, ये एक घटेगा, ये गलत है। ये मतलब ये आंसर तुम्हारा सही आया है, ये जो दो वैल्यू है ए और सी की,
वही तो मैं आप लोगों से चाह रहा था। एक मिनट, गलत है। सम 23 है, बाकी ए बी सी डी की वैल्यू बताओ। हाँ, ए की वैल्यू 4 नहीं है, पहला ही नहीं, 4 नहीं है। 5 9 2 8। कुछ तो भी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। हाँ, ये सही आई है वैल्यू, ये मिस्टेक है। सर क्या आंसर सही कैसे हो सकता है अगर वैल्यू को देते हैं? आंसर कैसे सही आ रहा है वैल्यू को देते हैं? थोड़े बहुत आगे पीछे हैं। बुक में जो सॉल्यूशन दिया है दैट इज 5 9 2 8। आया, ये आया पूरा। लेकर आओ इधर कॉपी, तुम्हारा भी आया है, दिखाओ। आओ समझाओ। गुड। कुछ नहीं होता तो क्या हुआ, मैं आप मेरे को बोलो, मेरे धीरे से मैं बोलता हूँ। 5 9 ये 2 है, समझाओगे यहाँ पर। चलो, ये नाम क्या है? नवीन। नवीन इज गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, जिसका जिसका मोस्टली लोग का गलत है, तो सबसे पहले तो वेरी गुड नवीन एंड वेणुका। ओके, यूनिक नेम। सर नहीं जनता। शान इधर। यहाँ पास a की वैल्यू 4 दिया है, बट इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा, इसलिए हम यहाँ a की वैल्यू 5 आएगी एंड देन प्लस है, इसके बाद b की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई है, इसलिए b की वैल्यू 9 पहले ऐड होगी, इसलिए 9 आएगी। हाँ, एंड ये मल्टीप्लाई है इस ऐसे नहीं, यहाँ पे सॉल्व करके बताओ, लिख लिख के। मिस्टेक कहाँ कर रहे हो देखो। एक का समझ नहीं आया ना सबको। जेड की वैल्यू लिखते हैं, जेड की वैल्यू पहले ए की वैल्यू लिखते हैं, ए में पहले इंक्रीमेंट हुआ इसलिए यहाँ पर पहले 5 आएगा, जेड की वैल्यू निकालना है इसलिए, ठीक है। पहले ए की वैल्यू असाइन करेंगे, देन इसमें ऐड हुआ है तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी 4 ए की वैल्यू 6। ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है भाई, ये तो सही आंसर है। ए की वैल्यू 4 है यहाँ पर। हाँ, शांत। पहले इंक्रीमेंट हुआ है, देन बी की वैल्यू आई है, बस बी की वैल्यू 8 है, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर तो बी की वैल्यू आएगी 9। तो a प्लस प्लस और प्लस प्लस बी में फिर तुम्हारा डिफरेंस क्या रहा? तुमने a प्लस प्लस में भी 4 को 5 किया है और प्लस प्लस बी में भी 8 को 9 किया है, ऐसा ही हो रहा है? नहीं होगा। चलो तुम बैठो, एक बार हम देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ए कितने लोग का सही आया था? तुम्हारा भी सही आया था, राइट। ए प्लस प्लस को यहाँ पर 4 लिखियो। ऐसे थोड़ी होता है, मेरे को ए बी सी डी और जेड पूरी वैल्यू चाहिए थी ना, ये आपका सेट आना चाहिए सही, राइट। ओके, z इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, पहले ऑपरेशन कर लो फिर इंक्रीमेंट करो। तो अभी इसको 4 ही रखते, प्लस प्लस बी मतलब पहले इंक्रीमेंट करो फिर ऑपरेशन करना, तो 8 प्लस 1 9।
मल्टीप्लीकेशन c माइनस माइनस, तो ये 3 ही रखें इसको, देन माइनस 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 d, तो ये हो जाएगा 8। अब मल्टीप्लीकेशन अगर हम पहले करते 3 9 जा 27, 4 प्लस 27 माइनस 8 क्या आएगा? सॉर्टेड। अब ये तो सबका आ रहा था, ठीक है, बट हमने a की वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट किया था, यहां पर 4 लिए हैं, बट वो बाद में क्या हो जाएगा? b की वैल्यू तो 9 हो ही गई थी, c की वैल्यू पोस्ट डिक्रीमेंट है तो वो 3 से क्या हो जाएगी, और ये तो हमारा पहले ही 8 हो गया था। क्लियर? बहुत इजी था, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ हुआ आप लोग को समझ में आया? ये एक्चुअल आंसर है ऊपर वाला। बताओ आप लोग हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, वेक्टर, कोनिक सेक्शन एंड व्हाट नॉट, ये बॉर्ड मास का रूल था यहाँ पर। ये किसी का 20 आ रहा है, -65 किसका है माइनस, और एक लड़की का -65 आया, हाँ इनका -65 आया। आज की क्लास यहाँ एंड करें फिर? चलिए ठीक है। चलिए आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, मे बी सबको क्लियर हुआ होगा। ओके सॉरी मैं ऑनलाइन यहाँ देख नहीं पाया। 592823 592823 यस। अभिनय नहीं, मनोज मिश्रा इज परफेक्ट, आयुष कुशवाहा इज करेक्ट, राजेश्वरी इज करेक्ट, मनोज का थोड़ा सा गलत था, अनिमेश करेक्ट है, सलीम करेक्ट है। देखो ऑनलाइन के मोस्टली स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, ऐसा नहीं होता है, वो लोगों ने पहले दिया आंसर। चलिए गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेल डन। इसके कुछ क्वेश्चंस हम और सॉल्व कर लेंगे, मे बी टेस्ट में या ऐसे किसी में। इसके इसी टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा, यही मिस्टेक होती है जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी काम है, इजी है, कोई पहाड़ तोड़ने वाला कंसेप्ट नहीं है, बट नॉर्मल बोर्ड मास और नॉर्मल प्री इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट में ही हम गलत कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मे बी कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, इफ एल्स इफ और जो भी रहता है, और उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर मिक्स करेंगे, उसमें हम साइज ऑफ ऑपरेटर मिक्स करेंगे, उसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर और जो भी चीजें हैं सब हम मिक्स करके पढ़ेंगे, कि यहाँ अलग से पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो क्लास अच्छे से समझ में आ रही है? टफ तो नहीं लग रहा है? जो CS पहली बार पढ़ रहे हैं, नया है जिनके लिए, उनको भी नहीं लग रहा है? दैट वाज द इंटेंशन। चलिए फिर, थैंक यू ऑनलाइन।